हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है वर्क नेचुरल में। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, देन बायोमोलिकुल्स के कुछ बेसिक डेफिनेशंस और भी कुछ थोड़े से इन्फॉर्मेशन, एंड लास्ट होगा हम प्रोटीन। आज ये हम तीनों कवर करेंगे। प्रोटीन का हम आज इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और जो भी उसके बेसिक और भी क्लासिफिकेशन है वो हम आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे वैसे हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम आज कल से शुरू करते हैं। और हमारा है पहला प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो पहला लाइन क्या कहता है कि द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील विथ आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कहने का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री का सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट क्या है कि हम आइसोलेट करते हैं हम किस चीज़ का, कंपाउंड्स का। और कंपाउंड कैसा हो सकता है, आपका स्मॉल हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और जो भी हम उस कंपाउंड को आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो किससे आइसोलेट कर रहे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, क्यों करते हैं ऐसा, हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी हमें वो कंपाउंड मिलेंगे, केमिकल कंपाउंड, उस हम केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे और हो सके तो हम उस केमिकल कंपाउंड को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला यही कहता है कि केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट एक्साइटिंग यही है कि हम केमिस्ट्री डील करते हैं किस चीज़ के लिए, आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो कंपाउंड आपका स्मॉल भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है। और ऐसे इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ से उस केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना होता है, या हो सके तो फिर हम उसे पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल हो, इफ पॉसिबल तो हम उसे सिंथेसाइज भी कर सकें। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ वन वेयर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिकुल such a list would be have a thousand of organic compound including amino acid, sugar, etc. यानी कह रहा है कि अगर कोई चाहे, अगर लिस्ट ऑफ बायोमोलिकुल्स लिखना चाहे तो उसे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, अमीनो एसिड, शुगर। ठीक है, तो इस वजह से यही रीज़न है कि जो भी हमारे सेक्शन 9.10 यानी इंट्रोडक्शन पार्ट में जो भी हम बायोमोलिकुल्स का बात कर रहे थे, जैसे क्या कहते हैं, अमीनो एसिड, पॉलीसेकेराइड, शुगर, लिपिड, इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिकुल्स। और इस बायोमोलिकुल को हम क्या कर रहे थे, एज अ मेटाबोलाइट्स की तरह ट्रीट कर रहे थे। ठीक, क्योंकि इनका काम क्या है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, तो मेटाबोलाइट्स कहलाएंगे। जैसे आप मेटाबोलाइट्स कहाँ से आए हैं, आपको मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म एक तरह का प्रोसेस है और जो भी सब्सटेंस इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटाबोलाइट्स। ठीक है, मेटाबोलाइट्स। अब ये मेटाबोलाइट्स आपका दो तरह का हो सकता है, या तो आपको ये प्रोसेस में हेल्प करेगा मेटाबॉलिज्म में, या फिर किसी इस प्रोसेस का प्रोडक्ट हो सकता है। मतलब किस तरह हेल्प कर सकता है, या तो ये हेल्प करेगा, यानी हेल्प करने का मतलब क्या है, या तो ये आपका रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, या फिर आपका एंजाइम, या फिर ये कैसा होगा, इंड प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, इंड प्रोडक्ट। तो मेटाबोलाइट आपका दो तरह का हो सकता है, या तो आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये बोला कि इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड शोन इन द फिगर। ये बोले कि अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो जो फिगर 9.1 यानी ये फिगर जो दिया हुआ है इस टेबल में, जितने भी कंपाउंड दिए हुए हैं ये सब आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। इस पार्ट का बात करें ह्यूमन बॉडी में, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे तो आपको किस में मिल जाएंगे, नाइट्रोजन बेस में ही मिल जाएंगे, डीएनए, आरएनए वगैरह में। अगर हम बात करें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आपका किस में बात करें, आयन चैनल में होता है। कैल्शियम आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, मैग्नीशियम आपका रिसेप्टर बाइंड करता है, और सिलिकॉन तो होता है नहीं ह्यूमन बॉडी में। तो ये बोल रहा है कि इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस, अगर नोटिस करेगा, हम नोटिस करें एनिमल टिश्यू में, तो ऑल द कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड, जो कि कंपाउंड का कैटेगरी दिया हुआ है वो आपको मिल सकता है। तो ये जो भी आपको फिगर 0.1 में जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है, एक सिलिकॉन नहीं होता तो हम सिलिकॉन हटा सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्योंकि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्यों कहते हैं हम आगे जानेंगे। ठीक है, अब बोले कि when one analyze plant, fungal and microbial cell, फिर बोला कि अगर इसके अलावा अगर हम एनालाइज करें प्लांट को, फंगल को, माइक्रोबियल सेल को, तो हमें क्या दिखेगा, थाउजेंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अदर देन दिस प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो हमें और भी कंपाउंड दिखेंगे लेकिन वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा होंगे, जैसे अल्कोलाइड्स, फ्लेवोनाइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट, सेंट, गम्स, स्पीसीज, स्पाइसेस। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो
अगर हम बेसिक डेफिनेशन बात करें अगर यहीं से देखने में, तो सबसे पहले हमने देखा कि मेटाबोलाइट्स किसको कहते हैं, जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है या फिर मेटाबॉलिज्म का इन प्रोडक्ट हो। तो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब का हम बात करें तो आपको मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, या फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है डीएनए आरएनए वगैरह का। तो ये क्या हो जाएगा एनिमल टिश्यू वगैरह में, ये इसे हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। वही अगर बात करें प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल सेल्स में, तो जो हम एनालाइज करते हैं इन तीनों सेल को, तो हमें जो भी कंपाउंड्स मिल रहे थे जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट, यानी इसके अलावा जो भी कंपाउंड मिलते हैं जैसे अल्कोलाइड, फ्लेवोनाइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, ये सब क्या है, एक तरह का इन प्रोडक्ट है। क्या है? इन प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अगला सवाल बोल रहा है कि वाई प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन एंड प्ले अ नोन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। यानी बोला कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यानी कहने का मतलब क्या है, आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, इन सब का जो भी फंक्शन है वो क्या है, आइडेंटिफाइबल है, यानी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और इनका जो फंक्शन है वो किस में, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के यहाँ बहुत तरह का हो सकता है, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। और हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन का एग्जांपल है किसका, कॉन्ट्रैक्शन का। तो कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है, आपका कैल्शियम। और कैल्शियम कहाँ मिलता है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो क्या कैल्शियम जो भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, तो इसका एक तरह का रोल हमें तो पता तो चल चुका है ना कि हाँ इसका रोल क्या है फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। जब कोई अगर बात करें, वी डू नॉट नो एट द मोमेंट, अभी इस मोमेंट में हम सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन हम नहीं जान पाए हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में। कुछ कुछ जान पाए हैं, जैसे मान के चलेगा सेंट्रोलाइट्स वगैरह, जैसे कुछ आपका टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, वो आपको क्या होते हैं, हेल्प करते हैं ग्रेजिंग एनिमल से प्रिवेंट करने में किसी प्लांट्स को, ठीक है। लेकिन क्या सभी तरह के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको होस्ट ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, क्या उनका फंक्शन नोन है? नहीं, उनका फंक्शन नोन नहीं है। हाँ, लेकिन ये देखा गया है कि जितने भी मिनिमम बहुत से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर में है, वो ह्यूमन वेलफेयर में यूजफुल है। यहाँ से हम दो पॉइंट देख सकते हैं कि पहला पॉइंट ये है कि ऑल द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, और जो भी फाइंड किया गया उसमें से मैक्सिमम आपका ह्यूमन वेलफेयर यानी ह्यूमन के लिए अच्छा है। जैसे एग्जांपल देखें तो रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट एंड पिगमेंट, ये सब जो भी आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिया हुआ है, ये आपको किस चीज़ के लिए है, आपको ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छा है। फिर बोला है कि सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब कुछ और भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, उनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपका ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, और कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, वो आपका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। अब कुछ टेबल दिया हुआ 9.1 में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, उसके हम देखते हैं वो क्या है। जैसे अगर हम बात करें पिगमेंट्स, तो जैसे कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, एंथोसायनिन पिगमेंट्स, ये सब तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। कुछ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स भी होते हैं। तो पिगमेंट में ये आपको नॉर्मली पिगमेंट्स यहाँ इस जितने भी टेबल्स में आपको दिए हुए हैं आपको सब याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे पिगमेंट्स आपको ये तो बेसिक है, कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन, ठीक है, तो ये हम याद कर लेंगे। फिर अगर हम बात करें अल्कोलाइड्स का, तो मॉर्फिन और केडिन, ठीक है, तो ये भी हम याद कर लेंगे। फिर थर्ड देखें तो टर्पेनाइड्स, तो इसका क्या, मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स। तो ये हमें एग्जांपल अगर दिया रहे कि इसमें से टर्पेनाइड का एग्जांपल क्या है, तो हम उस ऑप्शन में दो ही देगा क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर तो पूछेगा नहीं। तो हम देखेंगे कि टर्पिन्स और टर्पिन्स देखिए यहाँ पे कॉमन है, और टर्पिन्स भी यहाँ पे कॉमन है। तो देखेंगे जहाँ जहाँ टर्पिन्स है वो हम इससे याद करें। फिर हम बात करें एसेंशियल ऑयल्स का, तो एक ऑयल्स और एक ऑयल है लेमन ग्रास ऑयल। फिर टॉक्सिन की बात करें तो टॉक्सिन क्लास में देखिए इन है और इन है, तो ऐसे हम याद कर लेंगे टॉक्सिन कौन कौन से एग्जाम्पल है, एबिडीन और रेसिन। लेसिथिन का बात करें तो कॉन्कावेलिन ए, ये इन नीट में बहुत बार पूछा हुआ लेसिथिन के एग्जाम्पल कॉन्कावेलिन ए। फिर हम बात करें ड्रग्स, तो ड्रग में कौन सा है, विमब्लास्टिन और कुर्कुमिन, ठीक है, ये भी याद कर लेंगे, ठीक है। विमब्लास्टिन और कुर्कुमिन ड्रग्स हैं। पॉलीमेरिक सब्सटेंस का बात करते हैं रबर, गम्स और सेलुलोज, ये क्या है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। तो हमें इन सब पिगमेंट्स और वो क्या है ये याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पिगमेंट्स के एग्जांपल आपको कैरोटीनॉइड्स और एंथोसायनिन दो है, ठीक है। पिगमेंट कितने हैं, दो याद रखना। अल्कोलाइड्स दो है, मॉर्फिन और कोडीन। टर्पेनाइड्स तीन है, मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन्स। एसेंशियल ऑयल एक याद रखना, लेमन ग्रास ऑयल।
लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन 2 याद रखना है, एब्रीन और रेसिन, ठीक है। टॉक्सिन देखने में इन लास्ट में, और एक टॉक्सिन इन भी है तो हम याद कर सकते हैं, ये 2 है। लेसिथिन एक याद करना, कॉन्कावलिन, ड्रग्स में 2 याद रखना, विमब्लास्टिन और कुर्कुमिन, क्या है कुर्कुमिन। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस सबको याद रखना, रबर, गम्स और सेलुलोज 3। तो जितना बार आप इस चीज़ को, जितनी बार आप मल्टीपल टाइम्स लेक्चर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इस पर रट्टा मारा, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन से भी कितनी चीज़ याद हो जाते हैं। अब हम बात करें अगला जो है स्लाइड, वो है बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स। देखिए बायोमोलेक्यूल्स का अब सब क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स। अब बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स का क्या मतलब है भी हम जानेंगे। वही बोल रहा है कि वन फीचर कॉमन टू ऑल दोस कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। हम जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो जब हम देख रहे थे कि ट्राइक्लोरोस्टिक एसिड से जब हम ग्राइंड करते हो जो स्लरी बन रहा था, ठीक है, उस स्लरी को जब हम पास कर रहे थे चीज़ क्लोज से तो 2 बना था, ठीक है। एक आपका डेंटेट बना था कि जो आपका फिल्टर जो चीज़ क्लोज से पास नहीं करता, और एक बना था आपका फिल्ट्रेट। तो यहाँ क्या बना था, डेंटेट जो कि क्या था, इनसॉल्युबल था, इनसॉल्युबल। और एक यहाँ पे क्या बना था, फिल्ट्रेट जो कि कैसा था, सॉल्युबल था। तो वही बोल रहा है कि वन फीचर, एक फीचर जो सभी कॉमन था किसमें, एसिड सॉल्युबल पूल में, यानी जो कि यहाँ से पास कर गया था चीज़ क्लोज से, उन सभी का मोलिकुलर वेट कितना रेंज कर रहा था, 18 to 1800 डाल्टन अप्रॉक्सीमेटली। यानी जो कि एसिड सॉल्युबल पूल में जो सब्सटेंस, यानी एसिड सॉल्युबल पूल में जो कंपाउंड पा रहे थे उनका जो मोलिकुलर वेट का रेंज कितना था, 18 to 1800 डाल्टन, ठीक है, डाल्टन। फिर वही बोले कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही अगर रेंटेट की बात करें तो इस रेंटेट में ओनली 4 टाइप के आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे थे। वो कौन से थे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड, ठीक है। हम याद रखें कि एसिड इनसॉल्युबल यानी रेंटेट में कौन से 4 मिल रहे थे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड। अब हम बात करें अगर एक्सेप्शन ऑफ लिपिड तो कौन से बच गए, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड। इनका जो मोलिकुलर वेट का रेंज कितना कर रहा था, 10,000 डाल्टन और या उससे ऊपर, 10,000 डाल्टन या फिर उससे ऊपर। तो 10,000 डाल्टन जो किसका मोलिकुलर वेट कर रहा था, रेंटेट में। रेंटेट में 4 तरह के मिल रहे थे आपका, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। और लिपिड के अलावा जो इन तीनों का जो मोलिकुलर वेट था वो कितना रेंज कर रहा था, 10,000 से ज़्यादा। तो बोले कि बायोमोलिक्यूल दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम इंट्रोडक्शन चैप्टर याद रखें, इंट्रोडक्शन लेक्चर याद रखें, उसमें बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स क्या था, ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम बायोमोलिक्यूल उसे भी कह रहे थे, तो बोले कि बायोमोलिक्यूल्स दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बस ये ऐड नहीं किया है, ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि पहला लेक्चर में ऐड था। वो 2 तरह का होता है। अभी 2 तरह का जो भी क्लासिफिकेशन हो रहा है बायोमोलिक्यूल्स का, वो किस बेसिस पे होगा, मोलिकुलर वेट पे। तो ये बोला कि ऑन दोज विच हैव मोलिकुलर वेट लेस देन 10,000 डाल्टन, 10,000 डाल्टन से नीचे जिसका मोलिकुलर वेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, बायोमाइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स। वही बोले कि वही जिसका अगर मोलिकुलर वेट, और ये कहाँ मिलेगा आपको, मैक्सिमम आपको तो फिल्ट्रेट में मिलेगा। वही बोले कि वाइल दोज विच फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, यानी वो कौन था, उसे हम क्या कर रहे थे, रेंटेट, आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स का मोलिकुलर वेट कितना से कम हो रहा था, 10,000। और अगर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का जो बात कर रहा था उसका जो मोलिकुलर वेट कितना था, 10,000 डाल्टन के ऊपर। अब बोल रहे कि मॉलिक्यूल इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, molecules in the insoluble fraction that is contained with the exception of lipid। अगर लिपिड के अलावा हम बात करें जो भी आपको मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिल रहे थे वो सब कैसे पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस कहने का मतलब क्या है कि वो पॉलीमर बनाते हैं। जैसे पॉलीमर किस तरह, एक चेन हो गया, मान के चलो एक चेन का कि ये रिंग हुआ तो एक से एक रिंग ऐसा जुड़ता जाता है और एक लंबा सा चेन बन जाता है। हम कह सकते हैं कि पॉलीमेरिक चेन है, पॉलीमेरिक चेन, ठीक है, पॉलीमर है। तो वही बोले कि लिपिड्स आर इंडीड ए स्मॉल मोलिकुलर वेट। तो बोले कि लिपिड का जो मोलिकुलर वेट है वो क्या है, कम है।
फिर भी बोल रहा है कि कम लिपिड नहीं, ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि देन व्हाई डू लिपिड हुज मोलिकुलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन कम अंडर द एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन, दैट इज मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। देखिए, जब हम मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल्स का जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, वो किस पे कर रहे थे हम? मोलिकुलर वेट पे। तो मोलिकुलर वेट एक था, क्या था? 10,000 डाल्टन के जो भी नीचे होगा, एक क्या होगा? 10,000 डाल्टन के ऊपर होगा। तो जो 10,000 डाल्टन के नीचे उसका क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जो ऊपर होगा वो क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो लिपिड का बात करते हैं, इसका लिपिड का मोलिकुलर वेट कितना है? बेयरली एक्सीड कर रहा है 800 डाल्टन से, यानी लिपिड का मोलिकुलर वेट कितना है? 8,000 डाल्टन से भी नीचे है, ठीक है, 800 डाल्टन से भी नीचे, सॉरी कितना? 800 डाल्टन से नीचे मोलिकुलर वेट किसका? लिपिड का। फिर भी हम इसे मैक्रोमोलिक्यूल में क्यों रख रहे हैं? इसे तो यहाँ पे होना चाहिए कि आपका माइक्रोमोलिक्यूल्स में, क्योंकि माइक्रोमोलिक्यूल्स का तो बेसिक डेफिनेशन ही था कि आपका 10,000 डाल्टन पे होगा, और 10,000 के तो नीचे आ ही रहा है 800, फिर भी हम इसे मैक्रोमोलिक्यूल में क्यों रख रहे हैं? तो ये बोल रहा है कि लिपिड का जो मोलिकुलर वेट है वो है कम। वही बोल रहा है कि लिपिड आर इंडीड अ स्मॉल मोलिकुलर वेट। हाँ, हम एग्री करते हैं कि लिपिड का मोलिकुलर वेट स्मॉल है, यानी 800 डाल्टन से नीचे है। और कंपाउंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज इनटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। यानी बोल रहे हैं कि जो कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड? लिपिड जो है वो आपका बस स्ट्रक्चर में नहीं और भी जगह मिलता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन में, और भी अदर मेम्ब्रेन में मिलता है, और कुछ आपके साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। तो बोले कि कंपाउंड जैसे लिपिड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज इन स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। यानी यहाँ बट कहने का मतलब क्या है कि आपको साइटोप्लाज्म में तो मिलेगा ही, साइटोप्लाज्म के अलावा और आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? ये आपको कुछ सेल स्ट्रक्चर में मिलेगा, जैसे सेल मेम्ब्रेन, और कुछ अदर मेम्ब्रेन में, यानी मेम्ब्रेन में मिलता है आपका लिपिड। अभी बोले कि व्हेन वी ग्राइंड टिश्यू वी आर डिस्टर्बिंग द सेल स्ट्रक्चर। यानी बोला कि जब हम उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सेल को जब हम ग्राइंड कर रहे थे, तो हम जो सेल मेम्ब्रेन है उसको भी हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम सेल मेम्ब्रेन को तोड़ रहे हैं, तो सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म अ वेसिकल व्हिच आर नॉट वाटर सॉल्युबल। हमें पता है, जब हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे और वहाँ पे अगर हम मेम्ब्रेन का बात करें, सेल मेम्ब्रेन के, तो वहाँ पे जो लिपिड था, लिपिड, ठीक है, हाइड्रोफोबिक एंड और हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है, ये है हाइड्रोफिलिक एंड, और ये आपको क्या है? हाइड्रोफोबिक एंड, फोबिक एंड। लिपिड बाइलेयर कैसे अरेंज होता है आपको पता ही है, इस तरह लिपिड बाइलेयर इस तरह अरेंज होता है। और जब हम इस मिसेली का फॉर्मेशन होता है, तो आपको पता है मिसेली कैसे फॉर्म करता है? हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है, फोबिक जो फोबिया मतलब होता है डरना, तो इस तरह गोल गोल अरेंज होता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट वो इनर साइड में होता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये जो गोला है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और इनर वाला क्या है? हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर होता है और पोलर होता है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये आपका हाइड्रोफोबिक है। तो जो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी फिलिक मतलब होता है लविंग, फिलिक मतलब क्या होता है? लविंग। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो आपको वाटर से इंटरेक्ट करता है, और हाइड्रोफोबिक आपका वाटर से दूर भागता है। तो ये बोल रहा है कि जब हम टिश्यू को ग्राइंड कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, इस ग्राइंड कर रहे थे किसमें? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। तो क्या होता है कि सेल स्ट्रक्चर भी आपका डिस्टर्ब होता है, और सेल स्ट्रक्चर में क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो गए, और भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो वो भी टूटेगा, और उससे क्या होगा कि जो भी उसमें लिपिड प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा? फॉर्म करेगा वेसिकल, और जो वेसिकल फॉर्म करेगा वो क्या होगा? वाटर इनसॉल्युबल होगा। जब हम लेक्चर 2 में पढ़ रहे थे, तो हमें वहाँ पे लिपिड का जो पहला लाइन था वही था कि लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। तो ये बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन अदर मेम्ब्रेन द ब्रोकन इनटू पीसेस आर फॉर्म अ वेसिकल व्हिच आर नॉट वाटर इनसॉल्युबल। यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन अदर मेम्ब्रेन में लिपिड मिलता है, जो कि वाटर टूटने के बाद एक वेसिकल का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या है? वाटर इनसॉल्युबल। यहाँ पे लिखा नॉट सॉल्युबल, यानी हम कह सकते हैं वाटर इनसॉल्युबल। देयरफॉर दिस मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल गेट सेपरेटेड अलोंग with the acid insoluble pool, hence in the macromolecular fraction। वह बोला कि जब हम
चीज़ क्लॉथ से पास कर रहे थे उस स्लरी को, तो यहाँ पे जो रेंटेट था, उस रेंटेट में आपका लिपिड इसलिए मिल रहा था क्योंकि उस रेंटेट में जो वेसिकल फॉर्म कर रहा था सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन से टूटने से, वो क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है। और जो वाटर इनसॉल्युबल है तो वो आपका फिल्ट्रेट में पास नहीं कर रहा था और ये रेंटेट में ही रुक जा रहा था। इस वजह से हम इस लिपिड को क्या बोल रहे थे कि नहीं, ये हमें इसे रखना चाहिए मैक्रोमोलेकुलर में, क्योंकि मैक्रोमोलेकुलर कहने का मतलब ही था कि एक तो आपको दो बेसिस पता कि पहला आपका उसका मोलेकुलर वेट 10,000 डाल्टन से ऊपर होना चाहिए और दूसरा आपका रेंटेट पे मिलना चाहिए, यानी वाटर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। तो जो पहला क्राइटेरिया था मोलेकुलर वेट, उसमें तो फेल कर गया क्योंकि इसका लिपिड का मोलेकुलर वेट आपका 800 डाल्टन होता है। लेकिन वही अगर हम बात करें एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिल जा रहा था, इनसॉल्युबल पूल यानी रेंटेट में मिल रहा था, तो हम इसको बोले कि नहीं ठीक है, तुम्हारे ऊपर इसमें मैक्रोमोलेकुलर वाले कैटेगरी में। Therefore, this membrane fragment in the form of vesicle gets separated along the acid insoluble pool यानी rentate, and hence it in the macromolecular fraction में मिल रहा था लिपिड यहाँ पे। तो लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल्स, तो हम कह सकते हैं कि लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो मोलेकुलर वेट है वो है 800 डाल्टन। कितना है? 800 डाल्टन है। और मैक्रोमोलेकुलर क्राइटेरिया ही है कि आपका जो मोलेकुलर वेट होना चाहिए वो आपका 10,000 डाल्टन से ऊपर होना चाहिए। तो मोलेकुलर वेट के क्राइटेरिया पे हम लिपिड को स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेकुलर नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन चूंकि ये रेंटेट में मिल रहा है यानी वाटर इनसॉल्युबल पूल में मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये मैक्रोमोलेकुलर कहलाएगा। बट हम नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं कहें। ये बोल रहा है कि एसिड पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, यानी एसिड सॉल्युबल पूल कौन सा? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट हम समझ रहे थे ना, जब हम स्लरी को पास कर रहे थे चीज क्लॉथ से, तो जो यहाँ पे पास कर गया था एसिड सॉल्युबल पूल, यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंपाउंड मिल रहे थे वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन की, यानी साइटोप्लाज्म में जो भी कंपोजिशन मिल रहे थे, चाहे वो कैल्शियम मैग्नीशियम जो भी है, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मैक्रोमोलेक्यूल्स फॉर्म साइटोप्लाज्म ऑर्गेनली एंड बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो बोले कि मैक्रोमोलेक्यूल्स, अब देखिए यहाँ पे मैक्रोमोलेक्यूल कहने का मतलब क्या है कि इसका जो मोलेकुलर वेट है वो 10,000 डाल्टन से ऊपर होना चाहिए, और एक एक्सेप्शन है लिपिड का। तो यहाँ पे मैक्रोमोलेक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनली बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, यानी मैक्रोमोलेक्यूल यहाँ मिल रहा था और माइक्रोमोलेक्यूल्स आपका फिल्ट्रेट में मिल रहा था। कौन सा? ये हम कह सकते हैं यहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रोमोलेक्यूल आपको कहाँ फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनली बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिल रहा था। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म, यानी जो आपका रेंटेट में मिल रहा था, रेंटेट में, और जो आपका फिल्ट्रेट में मिल रहा है, फिल्ट्रेट में जो कंपाउंड मिल रहा था, ये आपका दोनों इंटायरली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म, यानी जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिल रहा है और जो मॉलिक्यूल आपका एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिल रहा था, दोनों कंपाउंड दोनों मिला दें तो हमारा केमिकल कंपोजिशन आपको रिप्रेजेंट करता है कि लिविंग टिश्यू में कैसा है। जैसे अब बड़ा कि इन समरी इफ यू रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम abundance point of view and arrange them in a class wise, you observe that water is the most abundant chemical in a living organism। वही बोला है कि जब हम इस फिल्ट्रेट और रेंटेट की बेसिस पे अगर हम केमिकल कंपोजिशन अगर हम लिविंग टिश्यू का अरेंज करें, तो हम ये देखते हैं कि वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा केमिकल कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। ये है आपका टेबल। देखिए हम बात करें वाटर कितना मिल रहा है, वाटर आपका मिल रहा है 70 to 90%, प्रोटीन कितना मिल रहा है आपको 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड कितना मिल रहा है आपको 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा है 3%, लिपिड कितना मिल रहा है 2%, और आयन कितना मिल रहा है 1%। तो हम याद रखें कि वाटर कितना मिल रहा है, प्रोटीन कितना मिल रहा है, इन सब कंपोजिशन में याद रखेंगे। और ये जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपका दिया हुआ है ये भी याद रखेंगे। इसे याद करने के लिए मेमोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं। मेमोनिक्स का मतलब होता है कि एक शॉर्ट फॉर्म, जैसे वाटर प्रूफ न्यूक्लिक एसिड आयन, न्यूक्लिक आयन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? वाटर प्रूफ न्यूक्लिक आयन्स, ठीक है। तो न्यूक्लिक यहाँ पे N से न्यूक्लिक एसिड, C से कार्बोहाइड्रेट और L से लिपिड। यहाँ न्यूक्लिक पे 3 चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड, C से कार्बोहाइड्रेट और Li से लिपिड,
ठीक है। और आपका वाटर ही डिपेंड कर रहा है, प्रोटीन से आपको क्या कर रहा है, प्रोटीन। तो क्या है, याद हम करेंगे वाटर प्रूफ न्यूक्लिक आयंस। इसमें लिख सकता हूँ वाटर प्रूफ न्यूक्लिक आयन। तो वाटर से आपका ये, प्रूफ से प्रोटीन, NU से न्यूक्लिक एसिड, C से कार्बोहाइड्रेट, Li से लिपिड और आयन से आयन। तो इस तरह में याद हो जाएगा। कंपोजिशन आप बार बार अगर 10 बार लिख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन से रिलेटेड बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। डाटा वगैरह कुछ रटाने माना होता है, आप मल्टीपल टाइम जितना बड़ा डाटा आप डिवाइस करेंगे ओपन माइंडेड से तो आपको याद हो जाएगा।